हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि क्लास 12th फिजिक्स का आपका रहने वाला है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं किसमें, रामायण बैच से, उसमें आज इंग्लिश का ग्रामर पूरा पूरा मैंने उसमें करवा दिया है विद नोट्स के साथ। फिजिक्स पूरा कंप्लीट और केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट, बायोलॉजी का पूरा हमने वहां पे अपडेट करवा दिया है। क्लास जल्दी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें रहा। और जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूरा आपका हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने वहां पे करवाया वन शॉट वीडियो के साथ रिकॉर्डेड में। एक बात ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ 1 नवंबर से आपका शुरू हो रहा है महाभारत बैच, जहां से हर एक प्रश्न के पेपर आपके फंसेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है अपना क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है, आप चाहे बात करिए आपके ऑब्जेक्टिव से, बात करिए अति लघुत्तरी से, बात करिए लघुत्तरी से। निरुत्तरी में ज्यादा इसमें एक आध दो डेरिवेशन है, उसको हम टॉपिक में ले लेंगे। ज्यादातर इसमें आपके न्यूमेरिकल रहते हैं सॉल्व करने के लिए, वो मैं करवा दूंगा, उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो आपके जो बहुविकल्पी हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि 1 नंबर के आते हैं, और जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो मैंने सारा डाटा ले लिया है। अच्छा, एक चीज और, मैं ऐसा पीपीटी बनवा रहा हूँ, पीडीएफ बनवा रहा हूँ, जिसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए एस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एस के एम स्टडी ऐप को। और यहाँ पे आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है ना। हम चैप्टर वाइज आपको चीजें देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर भी साथ में साथ मेंशन करवा दिए, ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आपको आंसर ढूंढना ना पड़े। क्लियर है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, धन आवेशित वस्तु में होता है। भैया, धन आवेशित वस्तु में क्या होता है? धनावेशित वस्तु वे वस्तु होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और जो ग्रहण करती हैं उसको क्या करते हैं, ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। तो हमारे जो धनावेशित वस्तु होती है कौन सी होती है बेटा? अल्फा कण। जो अल्फा कण होती हैं ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। क्या करती हैं? त्याग करती हैं। और जो त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं उन्हें हम धनावेशित कण कहते हैं। और जो ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं, ऋणावेशित। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम आपसे जरा पूछना चाहते हैं, धनावेशित कण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या ऋणावेशित कण में? जाहिर सी बात है ऋणावेशित कण में, क्योंकि जो ऋण लिया है उसके पास ज्यादा धन है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन किया है, धनावेशित वाला। तो धनावेशित के पास इलेक्ट्रॉन संख्या कम है अपेक्षाकृत ऋणावेशित के पास से। क्लियर है ना। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिएगा, जम के मेहनत करिएगा। अच्छा, हम आपके लिए अब डेली बैक टू बैक दो दो क्लास ले आ रहे हैं। अब मैंने एक मतलब इंस्टीट्यूट है जो कि नेक्स्ट लेवल का, वहाँ पे मतलब AJE की पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब वाला। तो वहाँ पे मैंने उसको ज्वाइन किया, वहाँ पे अपनी हम क्लासेस देते हैं, अवेलेबल कराते हैं। वहाँ पे मेरा लाइव रहता है, 3-3 घंटे मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपको पढ़ाना, फिर खुद का भी स्टडी, क्योंकि यार जब चीजों में घुसे हैं तो मैं एकदम सब कुछ छोड़ ओड़ के भैया घुस गया। मैंने कहा यार छोड़ो यार, जब घुसना है तो सही से घुसो, कहीं नहीं तो उधर टेक्निकल है और इधर नॉन टेक आपका क्लास 12th का यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मतलब हम सोच रहे हैं कि चीजों को अगर बेहतर करेंगे तभी बेहतर हो पाएगा। और हाँ, मेहनत करिएगा। आप किसी एक चीज पे टारगेट करिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केवल पढ़ाई करिएगा। आप क्या करेंगे, केवल केवल पढ़ाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना, वो किताबें बदल सकती है। अगर आप ये किताबें जिस दिन पढ़ना छोड़ देंगे, उस दिन आपका एग्जाम कभी भी निकलने वाला नहीं है। तो आपको प्यार करना है किसी चीज से तो अपनी किताबों से करिए, जो आपके टेबल पर पड़ी होनी चाहिए। बाकी ठीक है यार, चीजों का आपको छोड़ देना क्या होता है, बेहतर होता है। समझ आ रहा है ना। कोई चीज हमेशा एक ही करिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा। गुरु जी उनकी बात कर रहे हैं कि अरे भैया उनकी बात ही समझ लीजिए, लेकिन आप अपने माँ बाप को लीजिए यहाँ पे। आप मोबाइल लिए पढ़ने के लिए तो इसका पूरा पूरा पढ़ाई में यूज करिए। समझ आ रहा है ना। इसका यूज अगर आप गलत चीजों में कर रहे हैं, कच्चा बादाम के चक्कर में कर रहे हैं, तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। हम तो आपसे बड़े हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ, तो मेरे पास चीजों का एक्सपीरियंस है। समझ आ रहा है ना। तो अगर प्यार करना है तो अपनी किताबों से कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 1-2 साल।
कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। कोई मना कर रहा है क्या? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप अपनी किताबों से प्यार करना शुरू करिए। आगे बढ़ना है, जीवन में बहुत ऊँचाई तक जाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, 12-12 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। दिमाग में केवल आपके सिलेबस के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ट्रस्ट मी, हम आपको बता रहे हैं, एक हमारे टेक्निकल में सब्जेक्ट हुआ करता है आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक ना? हम जब कॉलेज में थे तो हमें समझ नहीं आता था, हम रट लेते थे। 4 साल हम इसको झाँके नहीं। जब हमारा चीज़ें हो गया कि नहीं अब हमें इसको करना पड़ेगा मेंस क्लियर, तो उसके लिए मुझे टेक्निकल पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। और नाउ आरसीसी मैंने विदिन 30 डेज़ 30 दिनों में मैंने आरसीसी का आप कोई भी दीजिए, चाहे जो डिज़ाइन, चाहे बीम, चाहे कॉलम, चाहे एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, इंट्रोडक्शन, स्लैब, रेक्टेनिंग वॉल, हाँ, वाटर हेड टैंक, आप कोई भी दीजिए, हम उसको आपको दे सकते हैं पूरा ब्यौरा। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर जिस दिन लगन होगी ना, जिस दिन लगन होगी पढ़ने की, उस दिन आप चीज़ों को 100% करेंगे। अगर आपको सुधरना रहेगा, अपने ज़िंदगी को सुधार करना पड़ेगा, कुछ करने की अगर आपके अंदर ललक रहेगी, तो आप चीज़ों को बेहतर करेंगे। बेहतर करने के लिए पढ़ाई बहुत मस्ट है, एक बात ध्यान दीजिएगा ना, पढ़ाई बेटा पढ़िए। अगला यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मेरे साथ याद कर लीजिए, वोल्ट प्रति मीटर। कहाँ पे दिया है ऑप्शन? बहुत बढ़िया, ए वाला वोल्ट प्रति मीटर जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? मात्रक होता है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगला लीजिए, अगला यहाँ पे वैद्युतशीलता का मात्रक होता है, बहुत बढ़िया, न्यूटन प्रतिकूलाम जो होता है, वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? हमारा न्यूटन प्रतिकूलाम होता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2026 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। अगला है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके आर नॉट के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है, तो होता है बिंदु आवेश के। किसके होता है? बिंदु आवेश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अच्छा गुरुजी, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए आपको लिख सकते हैं कुल आवेश, यानी कि टोटल, टोटल लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं कुल आवेश, कुल आवेश बटे बटे हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश, ठीक है ना? अब देखिएगा कुल आवेश कितना इन्होंने दिया है, 8 दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब 1.6 में 8 में 1.6 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ई नीचे 10 के खाते -19 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 5 गुणित 10 घाते 19 कहाँ पे दिखा है? यहाँ पे। तो 8 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इंटू 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो कुल आवेश जितना आवेश दिया गया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? रख दीजिए, सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा। अगला है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है? तो कोई भी वैद्युत रोधी माध्यम होता है, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। एक बात ध्यान देना, हमेशा क्या होता है? 1 से 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। कभी भी कभी भी कभी भी 1 से कम नहीं होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। अब देखिएगा 1 से अधिक क्या है? 0.7, क्या 1 से अधिक है? नहीं। 0.7 मतलब 1 से कम है। 0.6 यह भी 1 से कम है, 0 भैया है ही नहीं। अच्छा 3 जो है 1 से क्या है? अधिक है, यानी राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, यानी किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक के होगा वो कितना होगा? 3 होगा। कितना हो गया यहाँ पे? 3। याद करने का तरीका ये है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का वैद्युतांक के का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जो आएगा वही क्या लगा दीजिए? आंसर लगा दीजिए। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट है का? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर जो टेंशन ना लेना, ऐसा ऐसा आपको प्रश्न करवाएंगे, आपके बोर्ड में एकदम छपने वाले प्रश्न होंगे, टेंशन ना लेना। अगला है प्रश्न नंबर 7, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यदि तेल भर दें तो आवेशों के जो बीच बल रहेगा क्या रहेगा भैया? अरे घट जाएगा, जाहिर सी बात है घट जाएगा, तेल भर दीजिए।
तेल भर देंगे तो दो बिंदुओं के आवेशों के बीच घटेगा कि नहीं? अरे जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। दो हमारा क्या ले लीजिए, चुंबक ले लीजिए, दो चुंबक ले लीजिए, पहले ऐसी लाइए पास में तो आसानी से चिपकेगा। बीच में कोई प्लेट डाल दीजिए, क्या चपक पाएगा? नहीं यार, क्योंकि वो क्या करेगा, बहुत बढ़िया, वो विरोध करवाएगा। दोनों के बीच जो उनका रहेगा हमारा क्षेत्र, क्या कराएगा, विरोध करवाएगा, यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु तथा फिर के वैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही दूरी पर रखते हैं तो दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाला जो बलों का अनुपात होगा, क्या होगा, के अनुपाते 1 होगा। कितना होगा, के अनुपाते 1 होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश और सहंति का अनुपात कितना आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश और सहंति का अनुपात निकालेंगे तो जो निकल के आएगा वैल्यू आएगा 1.77 इंटू 10⁻11 कुलाम निकल के आएगा। कितना, 11 कुलाम प्रति किलोग्राम निकल के आएगा। ये जो सी होता है, ये सी होता है, इसको कहते हैं क्या, कुलाम। क्या कहते हैं, कुलाम कहते हैं। और ये जो केजी है, इसको कहते हैं किलोग्राम। क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। कितना बल आघूर्ण है यहाँ पे बताना है। तो होता है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। क्या होता है, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होता है। किसी कोई डाउट है का, एक बार कमेंट में छापिएगा। किसी को कोई डाउट है का, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में छापिएगा और हम वो सारे आपके टॉपिक करा देंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अगला है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या कर सकता है, अल्फा कण। एक वैद्युत क्षेत्र क्या विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। क्या कर सकता है, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यार लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सबसे सेटअप करते हैं, तब से थोड़ा आपसे दुई बात बतिया लेते हैं। फिजिक्स की बात करें, यदि आप चाह रहे हैं कि फिजिक्स में हम अच्छा नंबर गेन करें तो उसके लिए पता है क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कितने घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे दीजिए। आप चैप्टर वाइज चीजों को हल करिएगा। बढ़िया किताब खोलिए, यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री में क्लासेस दिया गया है। अब तो एआई का यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजों का यूज करके बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करिए। जितनी अच्छी आज आप पढ़ाई करेंगे उतना ही कल को आपका भविष्य सुधरेगा। आप चाहते हैं कि हमारा 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा हम क्या टेक्निक अपनाएं कि हमारी वो सारी चीजें क्लियर हो जाए जो हमारे बोर्ड में आएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप चैप्टर वाइज टॉपिक छान लीजिए। हर चैप्टर में 2-3 टॉपिक आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगा लीजिए उसी बेस पर, और उसके बाद आप चले जाइएगा और आप पाएंगे कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जब सारी चीजें करेंगे तब जाके अच्छा नंबर गेन होता है। चीजें फ्री में नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें चीजें फ्री मिल जाती है, तो चीजें फ्री में नहीं मिलती। आपको क्या करना पड़ता है भैया, बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें फ्री मिल जाती हैं। हाँ, चलिए यहीं पे थे ना, खुल गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला आपका है यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। एक एक नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है क्या भैया, प्रश्न प्रश्न है सबसे पहला, आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक बताइए। जो आवेश होता है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बहुत बढ़िया सर, 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम आवेश होता है। तो इसी आवेश का सबसे छोटा सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक जो आवेश का होता है फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है भैया, फ्रैंकलिन होता है बेटा। कितना होता है, फ्रैंकलिन होता है। और सबसे बड़ा जो बेटा मात्रक होता है फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। अरे करे जवाब, एकदम तगड़े वाले प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रोटॉन और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। बहुत बढ़िया सर, जो प्रोटॉन होता है, अरे प्रोटॉन मतलब वही यार इलेक्ट्रॉन, पर कितना आवेश होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। बहुत बढ़िया। अल्फा कण पर द्विगुना कर दीजिए, 16 दूना 32, 3.2 गुणित 10 घाते -19 गुलाम आवेश होता है, -19 गुलाम आवेश होता है। याद करने का तरीका देखिएगा, प्रोटॉन पर पूछे तो 1.6 गुणित 10 के घाते -19 गुलाम पॉजिटिव में रहेगा, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लस लगा हुआ है। अगर अल्फा कण की बात करें तो 2 गुना कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा +3.2 गुणित 10 घाते -19 गुलाम हो जाएगा। क्लियर है। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, आवेश का मूल इकाई से क्या तात्पर्य है। मतलब जो आवेश होता है इसका हमारा मूल इकाई से क्या तात्पर्य है, मूल इकाई से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पे बोल रहा है। चलिए, तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है और इसका जो मान होता है +/-1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश की मूल इकाई से आप क्या समझते हैं, सीधा बताइएगा कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश की मूल इकाई कहा जाता है। आवेश को क्या कहा जाता है, आवेश की मूल इकाई कहा जाता है और इसका जो मान होता है +/-1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, स्थिर वैद्युत में वैद्युत बल संरक्षी या असंरक्षी। मतलब ये बताइए कि स्थिर वैद्युत में जो वैद्युत बल होता है वो संरक्षी है या फिर क्या है, असंरक्षी है। तो ये हमेशा हमेशा क्या रहता है, संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। ये बातें हमेशा ध्यान दीजिए। अगला लीजिए भैया, अगला क्या है यहाँ पे, अगला जो क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता यानी बोले तो अपसाइलम का बीमीय समीकरण निकालिए। मतलब आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का क्या निकालना है, बीमीय समीकरण आपको निकालना है। बीमीय समीकरण, अच्छा बीमा निकालना है क्या, हाँ गुरुजी। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर बात करें, फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/4πε नॉट Q1 Q2/R², ठीक है ना। ई हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है, 1/4πε0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, ई Q1 जो आवेश होता है, आवेश का क्या होता है बीमा, 80 होता है। तो 2 ठो है तो 80² हो जाएगा। बल का बीमा क्या होता है, बहुत बढ़िया, mL/-2। आर की दूरी की बीमा L², क्योंकि L होता है, आर का L होता है, दूरी का L होता है और 2 दूरी है तो L²। अब कर लेंगे तो आ जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, बहुत ही अच्छा, ये हो जाएगा अपना वैद्युतशीलता का बीमा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। क्लियर है ना। अरे भैया ये एप्सिलॉन नॉट का निकालना था, अरे भैया ये एप्सिलॉन नॉट निकालना था, ई ही रखिए, पीरियड गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे चला जाएगा, वहीं पे यहाँ पे तो हुआ है। अगला लीजिए, अगला यहाँ पे है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब बताइए भैया, बड़ी बवाल हुई कि ये जो 3.2 कूलम आवेश है ये कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया गुरु जी, जितना आवेश दिया है ऊपर रख दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश नीचे दे देगी, रख देंगे और दे देंगे भाग, और जितना आएगा हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा Q बराबर NE होता है, फॉर्मूला Q बराबर NE होता है, हमें N चाहिए तो N चाहिए तो Q अपान क्या हो जाएगा, ई। Q क्या है, जो आवेश दिया है 3.2, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश, बहुत बढ़िया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब भाग दी 16 दूना 32, यानी कि 2 गुणित 10 घाते 19, और यही क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 गुणित 10 घाते -19 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगला यहाँ प्रश्न नंबर 7, वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी के साथ कैसे बदलती है। तो वो जो होता है हमारा, वो निर्भर करता है किस पे, ई पर, किस पे, ई पर, यानी कि ई जो अंकमानुपाती होती है किस पे, r के पावर -2 पे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ई अंकमानुपाती 1/r², यानी कि जो हमारा दूरी होती है इसके क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है
एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है, तो इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों कणों पर आवेश का परिमाण समान होता है, अतः यहाँ F अनुक्रमानुपाती 1/r² है, अतः आधी दूरी पर प्रोटॉनों के बीच बल 4F न्यूटन होगा। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3-3 नंबर वाले हैं, उसको हम यहाँ पे करवा देते हैं। अच्छा, इन सभी का जो पीडीएफ है ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी की लिंक अरे गुरुजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो कि आपके पेपर में आने वाला। कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए और इसका महत्व बताइए। अथवा में पेपर बनेगा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वर्णन कीजिए और सूत्र भी लिखिए। अथवा में पेपर में देगा, आया हुआ है, कूलाम का वैद्युत बल नियम क्या होता है? कूलाम का वैद्युत बल नियम क्या होता है? किसे कहते हैं कूलाम का वैद्युत बल नियम? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कब आया था? सन 1785 में। कूलाम का नियम कब आया था? सन 1785 ईस्वी में आया था। क्लियर है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं कि दो हमारे आवेश है Q1 है, एक क्या है Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है? F है। तो लगने वाला बल हमारा F इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती समीकरण और इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में F है, तो बराबर कर दीजिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q2 अपान R स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम याद कर लीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी कि इस बल की दिशा आवेशों में मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अनुदिश होती है। यदि Q1 Q2 आवेश परस्पर R दूरी पर हैं और उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या है? F है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ पे एक नियतांक कांस्टेंट मिलता है। ये क्या भैया? ये नियतांक है। क्या है? नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। क्या है? लिख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, एक नियतांक है। के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, के का जो वैल्यू होता है। अच्छा, अगर हम इसको सदिश रूप लिखें, पेपर में आता है सदिश रूप लिखने के लिए या फिर वेक्टर फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना, आर कैप लगा देना, F इंटू आर कैप कर देना, सेम टू सेम रहेगा, बस यही हो जाएगा। वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ अब आर कैप लगा दीजिए और कुछ मत करिएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं और इनके आपको गुण बताना है कि भैया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, परिभाषा लिखे और इनके क्या क्या गुण होते हैं आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। बहुत अच्छा। इनके गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला गुण होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती, मतलब खत्म हो जाती है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा, ये किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबवत ही क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अगला, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं घनत्व वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्या करती हैं?
दर्शाती हैं। अच्छा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला प्रश्न नंबर 3, ये अपना न्यूमेरिकल है, आपके पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लगा देते हैं, बहुत सिंपल है। एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया और उस पर 6 गुणित 10 घाते -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पे हमें रो की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू या पी की वैल्यू कह सकते हैं। इसकी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे पी से दिखा देते हैं, पी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो बल आघूर्ण यहाँ पे दिया है कितना, टाउ का मान, टाउ बल आघूर्ण कितना दिया है, बल आघूर्ण दिया है 6 गुणित 10 के घाते माइनस चलिए हाँ, यहाँ पे टाउ का मान कितना दिया है 6 गुणित 10 के घाते -24 न्यूटन इंटू मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना दिया है, ई का मान इन्होंने कितना दिया है 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम इन्होंने दे रखा है। ठीक ना, थीटा इन्होंने कितना दिया है, थीटा इन्होंने जो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या, हमें पी निकालना है, पी फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला पता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जो टाउ है क्या है हमारा, ये हमारा है यहाँ पे बल आघूर्ण है, और पी क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव है, और साइन थीटा क्या है, कोण है। अब हमें यहाँ पे पी चाहिए, तो पी यही रखिएगा और ई साइन थीटा को भाग दे दीजिए। पी बराबर हो जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा। टाउ का मान कितना दिया है 6 गुणित 10 घाते -24 और ई का मान 10 घाते 5, साइन थीटा का मान 30 अंश रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा अपना 1.2 इंटू 10⁻28 कूलाम इंटू मीटर, और यही हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो चैप्टर 1 है वहां के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेंशन मत लेना यार, सारे हम टॉपिक कवर करा देंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये शिवम आपसे वादा कर रहा है। रिपीटेड जितने भी टॉपिक हैं हम सब करा देंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस। वीडियो में दोस्तों थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।